अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इस बार हिज़्बुल्लाह ने फैसला किया है कि वो सख्त जवाब देंगे इजराइल को। और अबूरी सरबराह हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हम कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद जो है इस्माइल को सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच का हिस्सा बने, लेकिन अगर वो बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो फिर किसी और जज को उनकी जगह शामिल कर लिया जाएगा। इस पर भी आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत पंजाब का लीगी पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, हसन नसरुल्लाह नहायत अफसोस है और अब जिस तरह से अबूरी सरबराह हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि जंग जारी रखी जाएगी और यकीनन इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हसन नसरुल्लाह की जो शहादत है वो एक बहुत बड़ा सानेहा, एक बहुत बड़ा अलमिया है। और लेबनान की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको ये कहा जाए अगर कि कोई धचका नहीं लगा तो ये तो मैं शायद नहीं मानने के लिए तैयार हूँगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये मूवमेंट जो है ये कमज़ोर पड़ जाएगी या ये जवाब नहीं देगी, लेकिन हसन नसरुल्लाह चूँकि एक पूरी स्ट्रेटजी लेके 1992 से वो बने हुए थे जी। तो उनके पास पूरा एक रोड मैप था, एक प्लान था जिसके तहत वो ऑपरेट कर रहे थे। तो वक्ती तौर पे यकीनी तौर पे थोड़ा सा ज़ोफ़ ज़रूर होगा, लेकिन ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने गज़ा में जो कुछ देखा, हमारी मुस्लिम उम्मा की क़यादत ने उसको रेजिस्ट करने की कोई कोशिश नहीं की और इसराइल को खुला छोड़ दिया हमने एक तरह से कि वो फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की ईंट से ईंट बजा दे। हैविंग बिन एनकरेज्ड विद दैट, चूँकि उसने देखा कि कोई पूछने वाले नहीं है मुझे, तो मैं जो मर्ज़ी करता जा रहा हूँ। मैंने इस्माइल हानिया को जाके ईरान में शहीद कर दिया, मैंने हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो मुझे याद अच्छी तरह से बेजाद लखनवी साहब की एक नज़म है, उसका शेर है कि इस दौर में ए दोस्त ज़बूं हाली ये मुस्लिम देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी कॉज जो है उसके ख़िलाफ़ इसराइल अमेरिका और अपने हवारियों की सपोर्ट के साथ एक पूरी कौम को ख़त्म करने के दरपे है, एक पूरी कॉज, एक पूरी सोच को ज़मीन बोस करने के इक़दाम कर रहा है। लेकिन हमारी मुस्लिम क़यादत जो है वो किस बेहिसी की नींद सोई हुई, ये मातम और ये नोहा तो हम पढ़ते रहेंगे जब तक हमारी जान है। इसलिए कि ये लोग, मैं समझता हूँ, कुछ ना करके कोलैबोरेट कर रहे हैं इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, क्योंकि उस खत्ते के अंदर जितने भी अरब ममालिक हैं, जितनी भी दूसरी रियासतें हैं, उनमें मोस्ट ऑफ देम, उनके अंदर जो है वो अनपॉपुलर रजीम्स मुसल्लत है वहाँ लोगों की मर्जी और मंशा के ख़िलाफ़। इसलिए वो अपनी हुकूमतें बनाने के चक्कर में अमेरिका की नाराज़गी मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे अपनी हुकूमत के बारे में भी यही कहना पड़ेगा और मेरे ख्याल से कहना चाहिए, इसलिए कि हमने भी लिप सर्विस के अलावा और कुछ करके नहीं दिया है। बयानात जारी कर देना जो है ये तो एक पीआरओ करता है, आपको पता है ना। कोई किसी की मौत हो गई है, किसी की हलाकत हो गई है, तो एक ताज़ियती बयान जिस तरह जारी किया जाता है, ये बयानात इसी तरह फ़ॉरेन ऑफिस से इशू होते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता, ना इसराइल जैसे मुल्क की सेहत पर कोई असर पड़ता है। और ये हम सब कुछ इसलिए नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए कि अगर अमेरिका बहादुर नाराज़ हो गया तो हमारी अपनी कुर्सी का क्या बनेगा। ये एक बदकिस्मत बात है, लेकिन हम तो बहुत दूर हैं। जो साथ बसने वाले ममालिक हैं जिनकी आंखों के सामने वो चीखें भी शायद उन तक पहुँच रही होंगी जो वहाँ से उठती हैं, चाहे बच्चों की हलाकत पे, चाहे ख़वातीन की हलाकत पे, या जितने वहाँ पर माजूर कर दी हैं, लाखों में तादाद अब उनकी है। उस सब कुछ के ऊपर जो वहाँ की एडजॉइनिंग रियासतें जिस तरीके से चुप साधे हुए हैं, दैट इज़ क्रिमिनल। इस सारी गुफ्तगू में अक्सर औकात मुख्तलिफ अदवार से एक सवाल पूछा जा रहा है कि इतना बड़ी वायलेशन की ईरानियन स्पेस की, ईरानियन सरजमीन की उन्होंने, कि अंदर दाखिल हो के एक मेहमान को उन्होंने शहीद कर दिया और ईरान ने लाल परचम लहरा दिया कि हम बदला लेंगे। और उसके बाद भी एक दफ़ा फिर कहा कि हम लेबनान के ऊपर किसी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अब तो ईरान कह रहा है कि हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे। अब देखिए, पहले तो हमने ये सुना कि वो शायद वहाँ फोर्सेस भेजेंगे, अगर आपको मैं याद दिलाऊं,
तारीखी हवाला ये है कि 1981 में उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी थी लेबनान में टू डिफेंड लेबनान। तो ये कोई अनहोना वाकया नहीं होना था, तारीख में पहले हो चुका है जी। अब वो उनकी तरफ से वजाहतें आ रही हैं उनकी कि नहीं जनाब हम उन्हें फौजी तो नहीं भेजेंगे, लेकिन हम इस पूरी मूवमेंट को, इस पूरी यानी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है इसका हम साथ देंगे। मगर इसी बयान के बीच में ये जो गालिबन उनके जो हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जनरल सलामी साहब ने जो है उन्होंने ये कहा है कि जो इस शहादत हुई है हमारे पासदारान के एक ब्रिगेडियर लेवल के बंदे की, उसको भी हम माफ़ नहीं करेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत का भी उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। अब देखना ये है कि ये कब होगा। हमने कई दफ़ा ईरान की इस डिले को जस्टिफाई करने की अपने प्रोग्राम में कोशिश की है। अगर आपको याद हो मैंने मुख्तलिफ हवाले दिए थे कि जंगें किस नौइयत की होती हैं। एक ये कि एक साई वार होती है, एक होती है कि आप अननव कर दें अपने दुश्मन को, एक ये है कि वो इस खदशे में जिएँ कि पता नहीं कब हमारे खिलाफ स्ट्राइक होगी। और उसका हमने नतीजा देखा कि जितनी भी यहूदी बस्तियाँ उन्होंने आबाद की थी, चाहे वो मगरबी किनारा था, चाहे वो गज़ा का इलाका था, वो सब भाग गए हैं वहाँ से, कोई एक भी उस घरों में मौजूद नहीं है जी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि इसराइल को ये खुली छूट है कि वो जो मर्ज़ी करता जाए, जिस तरीके से अब लेबनान की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की जा रही है, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है। बुखारी साहब, इतने बड़े सुप्रीम लीडर्स की शहादत हो चुकी है, हमने कासिम सुलेमानी, इस्माइल हनिया, अब हसन नसरुल्लाह, तो इस वक्त इसराइल को नकेल डालने का राइट टाइम है कि नकेल डालनी चाहिए, लेकिन उस तरह से लिप सर्विस अभी आप बात भी कर रहे थे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा। यही बात देखिए, एक तो तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है चंद हल्कों की तरफ से कि शायद इसराइल को अब रोकने वाला कोई नहीं है, और शायद ये अपने वो तमाम जो अज़ाइम है इसके, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत मज़ाइम है, वो उसमें कामयाब हो जाएगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए इसको नहीं मानता हूँ कि 73 बरस से फ़लस्तीन को ख़त्म करने की, फ़लस्तीनी सोच को ख़त्म करने की, फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिशें इसराइल अपने तमाम तर ताकतवर एलाइज के साथ कर रहा है। 3 जंगें हो चुकी हैं, ख़त्म हुए फ़लस्तीनी, ख़त्म हुई सोच, ख़त्म हुई रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो मैं समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत में बसते हैं जो ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियन कॉज ख़त्म हो जाएगी और इसराइल जो है वो दंदनाता फिरेगा इस इलाके में। ये नहीं होता कभी भी, ये आज तक नहीं हुआ है तो आइंदा भी नहीं होगा। एक बात तो ये जी। वो मैंने जो जिस बेहिसी का मैं जिक्र कर रहा था और जिन अनपॉपुलर रजीम का मैंने जिक्र किया, कुरान करीम से एक हवाला हम तक पहुँचता है, तफसीर है उसकी ये कि जब हम उन कौमों को बर्बाद करने का फ़ैसला कर लेते हैं जो वो कुछ नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, तो फिर हम मसखरे उन पर हुक्मरान कर देते हैं, तो बाकी का काम वो खुद कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से मैं ये कहने में हक बजानब हूँगा कि ये जो बेहिसी है, जो बेलाताल्लुकी है, जो सिर्फ लिप सर्विस है, इसकी कहीं वजह यही तो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे उस खित्ते में बसने वाले ममालिक हैं जहाँ मसखरे हुक्मरान हैं। ये मुझे कहने की इजाज़त तो किसी से तलब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इंतहाई मजबूरी के आलम में ये अल्फाज अदा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा क्या नहीं किया इसराइल ने वहाँ, कौन से इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं हुई वहाँ, कौन से यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन नहीं की इसराइल ने। अच्छा बुखारी साहब, अबूरी सरबरा हिजबुल्लाह ने जिस तरह से कहा है कि हम बदला लेंगे और हिजबुल्लाह स्ट्रांग है, इनके पास तो बड़े ज़बरदस्त रॉकेट्स भी हैं और भी इनके पास मिसाइल्स इनके पास मौजूद हैं, तो क्या कर सकता है? अब इनके पास ऑप्शन है कि इजराइल को सख्त जवाब दें जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब लबनान कह रहा है कि सीज़ फायर हो जाए इस इजराइल के दरमियान, और इसके देखिए गुजारिश ये है कि सीज़ फायर की बात तो बहुत देर से हो रही है, जब से जंग शुरू हुई तब से लबनान चाह रहा है कि हो जाए सीज़ फायर। देखिए, और हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो निगोशिएटर्स हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, वो नहीं होने दे रहे हैं ना, वो इसराइल के हर इकदाम को जस्टिफाई करते हैं। मैंने तो वो एक चलती फिरती लाश जो है जिसका नाम जो बाइडन है, जिसको ये नहीं पता होता कि मैं कब गिर जाऊंगा, किस तरफ जाना होता है, किस तरफ चल पड़ते हैं वो, उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्लाह की हलाकत से इंसाफ हो गया, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से किसी भी जी शऊर का आदमी को डूब मरना चाहिए ऐसा सोचते हुए और ऐसा कहते हुए, लेकिन चूंकि वो नाजायज़ औलाद है इसराइल इनकी, अमेरिकनों की, इसलिए वो उसके हर फेल को, हर इकदाम को जस्टिफाई करने पर मुज़िर भी रहते हैं और तुले रहते हैं। हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्स क्या होगा? बड़ा अटैक हिजबुल्लाह करेगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इसराइल प्लान कर रहा है कि मैं ज़मीनी यानी जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो दाखिल करूँगा लेबनान में।
पहले भी हुए थे, फिर जिस तरह भागे थे वहाँ से वो भी दुनिया ने देखा, रिकॉर्ड पर है। आपको पता ना कितनी पेनिट्रेशन हो गई थी 73 की वॉर में, उसके बाद की जंगों में। फिर वहाँ जब रेजिस्टेंट मूवमेंट ने रिएक्ट किया तो भागे वहाँ से। ये तारीखी वाक़या है ना, तो फिर भाग जाएंगे वो अगर कोशिश करेंगे। और एक मैं बात आपको बता दूँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि लैंड ट्रूप्स वहाँ लैंड होंगे और ईरान तमाशा देखने वालों और तालियां बजाने वालों में होगा, मेरे ख्याल से वो गलती पर है। इसलिए कि अगर लेबनान फॉल होता है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, तो मना मैं कर दिया है। जुमला अर्ज पूरा जी, करूं, अगर लेबनान का हाल भी वही होता है जो गजा का हुआ है, तो अगली बारी फिर ईरान की है। क्या ईरान अपनी एग्जिस्टेंस को डिफेंड करने के लिए लेबनान को डिफेंड करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग हमारे सामने आर्गूमेंट लेके आते हैं कि देखिए जी वो फलां मूवमेंट ने सीरिया का बेड़ा गर्क कर दिया, वो देखें जी फलां मूवमेंट ने यमन का बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, एक हवाला तो हमारे पास अरब स्प्रिंग का है ना, जिसमें जितने भी एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के आइकन्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। अपने कर्नल कज़ाफ़ी इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल। उससे पहले आप देखें उन्होंने जो अनवर सादात थे उसके साथ क्या सलूक किया था। अब बेपनाह नाम मैं ले सकता हूँ, इंडोनेशिया, पीछे जाएंगे आप तो इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो का क्या बना, पाकिस्तान के जुल्फ़िकार भुट्टो का क्या बना, ये वही है ना जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई थी। तो ये एक सिलसिला है, लेकिन देयर हैज़ टू बी ए लिमिट टू एवरीथिंग। कहीं ना कहीं वो लम्हा आएगा जहां अमेरिका को अपनी इन पॉलिसीज़ पर न सिर्फ नादम होना पड़ेगा बल्कि पछताना पड़ेगा। एक लम्हा आएगा जब इसराइल जो है वो सुकड़ेगा। कब होता है ये मैं डेट नहीं दे सकता, लेकिन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स होती हैं, यानी जो जद्दोजहद आज़ादी जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरह कश्मीरियों की है, ये नुकसान उठाए जाते हैं, लोग शहीद होते रहते हैं, लेकिन मूवमेंट्स अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे बगैर नहीं रह सकती। वरना 90s 40s में जब ये यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो फिर इसके अरकान की तादाद वही 51 ही रहनी चाहिए थी ना, वो 191 कैसे हो गए हैं, बल्कि अब तो 200 से भी ऊपर हो गए हैं। कैसे? आज़ादी की मूवमेंट्स कामयाब हुई हैं तो मुल्क बने हैं ना। हाँ। तो ये इससे बड़ा और तारीखी हवाला मैं आपको क्या दूं कि जो जद्दोजहद आज़ादी की मूवमेंट्स होती हैं वो अपने मंतकी इंजाम को अल्टीमेटली पहुँचती हैं। और ये एक दिन फ़लस्तीन रियासत बनेगा, एक दिन फ़लस्तीन आज़ाद होगा, एक दिन इसराइल अपनी सरहदों में सुकड़ेगा। एक तो ये हो गया। बुखारी साहब, इस तरह के मूवमेंट्स चलती हैं। आपको याद होगा कि अब्बास मुसवाई को जब शहीद किया, फिर शेख अहमद यासीन जो व्हील चेयर एक बड़े ज़बरदस्त लीडर थे उनको शहीद किया गया, तो मूवमेंट्स उसके बाद चली। तो बुखारी साहब, अभी आपको क्या लगता है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद क्या वाकई हिजबुल्लाह अपना बदला लेगा और बड़ा बदला लेगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि वाकई हिजबुल्लाह ने प्रूव की है? मैंने आपसे कहा कि जो जुल्म तशद्दुद, जुल्म, रियासती जबर, ये जब अपने हद से निकल जाता है फिर कुदरत की तरफ से उसको रोकने का एक इंतज़ाम होता है। कैसे होगा, कौन करेगा, मैं ये तो शायद आपको आइडेंटिफाई इस वक्त नहीं कर सकूंगा, लेकिन इस बात पे मेरा यकीन है कि इसराइल की ये कलिंग मशीन जो है ये अल्टीमेटली इसके कल पुर्जे उखड़ेंगे। ये सिलसिला एक दिन वाक़तन आके रुकेगा। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत इज़ नॉट द फाइनल स्टेप, इसके बाद आगे भी बहुत कुछ है, तो इसका मतलब है कि आगे भी ये हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स को टारगेट करेंगे? देखिए, गुजारिश यह है कि अगर तो हम जो इसराइली सोच है उसको देखें, अगर हम उसकी जो पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है उसको देखें, तो फिर तो लगता ये है कि ये जो फ़लस्तीन की कॉज के ख़िलाफ़ इसराइल सपोर्टेड जो लड़ाई है जारी रहेगी, कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि देयर हैज़ टू बी एन अल्टीमेट लिमिट, कहीं ना कहीं जाके इस सिलसिले को रुकना है। आप देखें, दो तीन बातें इस हवाले से और करनी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि अमेरिका जो है वो इस वक्त हमेशा से दोगली पॉलिसी पर वो चलता रहा है, और इस वक्त तो चूँकि वहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसलिए जिस किस्म की हड़बौंग मची हुई है उसकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ट्रंप कुछ कह रहा है, वो कामिला कुछ कह रही हैं, इस वक्त के जो सदर हैं बाइडेन वो कुछ कह रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है, पेंटागन कुछ, एक अजीब वो गरीब जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में कड़मास मचा हुआ है, तो वो वहाँ है। मेरे ख्याल से इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर खुल के पता चलेगा कि अमेरिकन पॉलिसी क्या है। देखिए, एक आलमी रायमा होती है, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी भी बड़ी ताकत के लिए भी और किसी भी मुल्क के लिए।
जो अवामी राय अम्मा, जो आलमी राय अम्मा जिसको आप कहते हैं ना, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए फोर्स, वो इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ है। आपने देखा न सिर्फ ये कि वेस्ट के तमाम मुल्कों में बड़े बड़े मुजाहरे हुए, बल्कि हमने यहाँ तक देखा कि इसराइल के अपने अंदर इसी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो बातें करते हैं कि फ़लस्तीन फ़तेह हो जाएगा और लेबनान फ़तेह हो जाएगा और ईरान चुप करके बैठ जाएगा, छुड़वा लिए कैदी इसराइल ने, 1 साल हो गया लड़ते हुए, तो कौन कहता है ये कामयाब है? एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं कर सके वो। जो याह्या अल-सन्वार की बात है, वो बैठा है ना वहीं पर, उनके छाती के ऊपर बैठ के मूंग दल रहा है ना, क्या कर लिया इन्होंने? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन टर्म ऑफ अचीवमेंट्स देखें, जितना गोला बारूद इस्तेमाल किया है इसराइल ने, जितनी हवाई फोर्स अपनी इस्तेमाल की है उसने, जितना भाई साहब, इन तमाम तर चीज़ों में ना ईरान का किरदार बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने आज कहा कि हम अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, फोर्सेस नहीं भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को इन्वॉल्व किया जाए। देखिए, ये क्या यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि ठीक है हम बिल्कुल साइड ही रहते हैं, हम लोग डिप्लोमेटिकली चलते हैं? डिसीजंस होते हैं। ईरान ने कहीं ये नहीं कहा कि फ़लस्तीन की काज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान ने कहीं नहीं कहा कि हम लेबनान का डिफेंस नहीं करेंगे। ना वही कर रहे हैं ना, देखें, अमलन तो कुछ नहीं कर रहे। देखें, हमने कल और परसों भी अपने प्रोग्राम में कहा था, मैं फिर उसको दोहरा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं इस वक्त, चाहे वो यानी हमास है, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे वो हौसीस है, कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? कहाँ से आते हैं उनके पास पैसे, असला और ये सब कुछ, और ये ट्रेनिंग कहाँ से आते हैं? मिसाइल कौन दे रहा है? हम ये नहीं कह सकते कि ईरान कंसर्न है। ईरान ही तो इस मूवमेंट का इस वक्त जो चल रही है, माजी का तो मुझे मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त जितनी रेजिस्टेंस इसराइल के खिलाफ है उस सारी को ईरान सपोर्ट कर रहा है। देयर इज नो टू ओपिनियन अबाउट इट, एब्सोल्युटली। एक दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू साहब जो है वो इस वक्त एक मस्त हाथी की तरह से इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी भी करार दे रहे हैं और साथ धमकियां भी दे रहे हैं। ठीक है जी, उनकी धमकियां पूरी होंगी या नहीं होंगी, वो कामयाब होंगे इसमें कोई या नहीं होंगे, ये तो शायद आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल मुसम्मम है, बिल्कुल क्लियर है कि अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है पैलेस्टाइन में, गजा में, लेबनान में, जहाँ कहीं भी है, उसे अल्टीमेटली कामयाब होना एज ए मुस्लिम, दिस शुड बी पार्ट ऑफ माई फेथ, कि जो आज़ादी की मूवमेंट है उसको स्नप करना, उसको एलिमिनेट करना, उसको ज़मीन बोस करना, ये मेरा नहीं ख्याल। हमने देखा कि इजराइल में जो लोग हैं वो नेतन्याहू की कारकर्दगी से खुश नहीं है। हमने बहुत सारे एहतजाज भी टीवी पर देखे, इस पर प्रोग्राम में बात भी की। अभी नेतन्याहू इलेक्शंस को भी डिले कर रहा है क्योंकि उसको भी आइडिया है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो यकीनन हार जाएगा, तो वो लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं तो स्टेट ऑफ द वॉर में हूं, तो इस वजह से इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। वो इलेक्शन को पीछे हटा रहा है इसलिए कि उसको पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। बिल्कुल, जितनी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट उसके अपने मुल्क के अंदर है, ही हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज फ्यूचर इलेक्शंस। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये ही विल बी ट्रीटेड फॉर वॉर क्राइम्स नॉट ओनली अंडर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट अपने मुल्क के अंदर जो नुकसान इसराइल का हो रहा है। आपका ख्याल ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ इसराइल का? ये बेमानी बात है। ये कहना कि आप जंग में इतना आगे चले गए विदाउट लूजिंग ए सोल्जर, ये कौन मानेगा? उस नौयत का नुकसान भी नहीं हुआ। करेक्ट, बट रेजिस्टेंस इज स्टिल देयर, इट हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड। जब आप दुश्मन को ब्लीड कराते रहते हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने जा रहा है, क्या ईरान समेत कोई और दूसरा मुल्क इसमें शामिल होगा या नहीं होगा? तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले ईरान की तरफ से न सिर्फ ये इंदिया आएगा बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे कि इसराइल को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाना मेरा और आपका काम नहीं है। हमें नहीं मालूम कि उनके इम्पेरेटिव्स क्या हैं। मुझे तो, अगर मैं तारीख़ में जाऊं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो मुझे अहमदी निजाद जो प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, उनका एक बयान याद है कि अगर अमेरिका ने, उन्होंने इसराइल को चैलेंज नहीं किया था, याद रखिए मेरी बात गौर से सुने जी जी, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई एक्ट ऑफ वॉर कमिट किया तो 7 मिनट में इसराइल सफाए हस्ती से मिट जाएगा। एंड आई हैव नो रीज़न नॉट टू बिलीव इट। आप इसको नारा कह लें, आप इसको मेरी बेवकूफ़ी कह लें,
अगर कोई ये समझता है कि ईरान में तो रेजिस्ट करने की हिम्मत ही नहीं है और अमेरिका ने उसे ज़िंदा रखे हुआ है, अमेरिका ने उसे खुला छोड़ा हुआ है, तो ये लॉजिक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ईरान नोज़ हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ। ईरान हैज़ फॉट 10 years ऑफ वॉर विद इराक, जिसको गल्फ वॉर के नाम से हम जानते हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका और नेटो पूरी साथ वहाँ मौजूद थी, इसके बावजूद ईरान कुछ कष्ट नहीं दे सके। ये हिस्ट्री है, ये हवाई बातें नहीं हैं। तो देखना अब ये है कि व्हेन इज़ दैट डे दैट ईरान गेट्स इन्वॉल्व्ड प्रैक्टिकली इनटू दिस वॉर। बिल्कुल, ईरान ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन इससे खौफजदा भी नहीं हैं। और हिजबुल्लाह के अबूरी सरबरा जो हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी कुव्वत से इजराइल का मुकाबला करेंगे। देखना ये कि आने वाले हालात क्या बनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच बनाया था, 5 जजेस पे मुश्तमिल था, जिस पे मुनीब अख्तर ने अपने आप को अलहदा कर लिया था। ऐसे में ख़त लिखा है बुखारी साहब उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने फिर भी कहा है कि आपसे दरख्वास्त करते हैं आप बेंच का हिस्सा बन जाएं। अगर बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो फिर जाहिर है कोई और जज उस बेंच में शामिल किया जाएगा। तो क्या मुनीब अख्तर ने जो ख़त में जवाब पेश किए है वो जायज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे यूँ लगता है, जो मैंने पिछली कुछ प्रोसीडिंग सुनी और ख़ास तौर से जिसका आप हवाला दे रही हैं, जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फाइनली फैसला कर दिया है कि आईनी अदारों के काम में मदाखलत नहीं करनी है। दुरुस्त फैसला। मैं आगे गुफ्तगू में इसके और भी हवाले आपको दूंगा। जी। मेरे ख्याल से इफ़ वी सी इट इन द लाइट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आईनी अदारों को अपनी अपनी, हमने हमेशा सुना, इट हैज़ बीन ए पॉपुलर स्लोगन कि अदारों को अपनी अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। ला बनाना जो है ये काम पार्लियामेंट का है, करना सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आप आ जाएं कि ये जो मुनीब अख्तर साहब वाला मामला है। पहली बात तो ये कि लगता ये है कि जो उनकी कंडीशंस हैं, जिस तरह के वो खतूत लिख रहे हैं, जो उसमें बातें लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से तो ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, यानी इससे वो क्या कह रहे, मुराद? उससे मुराद ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो नया कानून बन गया इसको तो फेंक दे एक तरफ, जो बेंच पुराना था उसको जरा बरकरार रखें। क्यों रखें भाई? जब एक कानून मौजूद है, बराह रास्त कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गई है, व्हाई शुड हिज आर्गूमेंट बी हर्ड एंड रिस्पॉन्डेड? व्हाई? असल में बात यह है कि एक तवील अरसे तक चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल एक्टिविज्म चलता रहा है, चीफ जस्टिस साहब डैम बना रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब पनामा से कामा पे निकाल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब टमाटरों की आलूओं की कीमतें तय कर रहे हैं। याद है ना आपको ये सारा माहौल? अब ये वो माहौल नहीं है। अब वो तो लोग रोज़ सुबह उठ के दुआ मांग रहे होंगे कि या अल्लाह जल्दी जल्दी दिन पूरे कर दे चीफ जस्टिस के, हमारी जान छूटे इससे। लेकिन वो जाते जाते ऐसी मिसाल कायम करके जाएंगे कि आपको फरार मुमकिन ना हो कॉन्स्टिट्यूशन से। ये है असल लड़ाई कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है या अपनी विम्स पर चलना है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी विम्स पर चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। इज़ दैट राइट? वो वही करें जो उनके पास मैंडेट है। वो जज साहब जो हैं उनकी अकल का मातम करना चाहिए, जिसने कहा था हम कानून बनाएंगे। और भाई हु द हेल डू यू थिंक यू आर? नहीं है ना आपके पास ये इख्तियार, ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। ये जो चीफ जस्टिस हैं ये इसको यकीनी बना रहे हैं कि कोर्ट को आइन की प्रोविज़न के और मैंडेट के मुताबिक चलना चाहिए। एक बात, अगर आप सुने मुनीब अख्तर साहब की, देखें वो एक उम्र होती है जहाँ तक आप सैनिटी आपका साथ देती है, फिर कुछ वक्त ऐसा आता है बाज़ लोगों के ऊपर कि वो सैनिटी उनका साथ छोड़ जाती है, शायद तंग आ जाती है उनके रवैये से। तो ये लगता ये है कि सैनिटी जो है वो साथ छोड़ रही है, इसलिए कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्याल से वो एक दिन ये मुतालबा भी कर देंगे कि जब तक आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे इमरान खान साहब को, मैं तो नहीं जमाना को बेंच में। ये क्या रवैया है? ये जजों के रवैये हैं। आप सियासी वर्कर हैं कि आप जज हैं? तो जजों को जज होना चाहिए, जजों को वकील नहीं बनना चाहिए कभी भी किसी क्लाइंट का। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि मैं मज़ीद वजाहत करूँ? जजेस सियासत की भीड़ चढ़ क्यों रहे हैं? तो मैं मातम क्या कर रहा हूँ? यही तो कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते कोई शर्म लिहाज ही कर। इनके क्या सियासी मुफादात हैं? अब तफसील पूछेंगे आप तो 2-3 प्रोग्राम तो आपको करने पड़ जाएंगे। कब सियासत नहीं की इन्होंने, अभी हम आगे बात करेंगे इसके। आपके जी में जो चाह रहा है आप कर रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो एक तो ये बात बिल्कुल तय हो गई कि जो आर्टिकल 63A है जी,
जिसके तहत आपने एक वक्त में लाहौर हाई कोर्ट ने एक बंदे के हक में उसके मुखालिफ फैसला कर दिया, एक के हक में उसके हक में फैसला, यानी 63A से ही एक चीफ मिनिस्टर को निकाल दिया जी, दूसरे को बहाल कर दिया। वो आप क्या हैं भाई, फैसला था, जिस फैसले का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ उस फैसले में भी यही किया गया है कि आर्टिकल 63A की प्रोविजंस को रीराइट किया गया है अपनी मर्जी से, उसको अंडू करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ठीक है, उसको अगर आप अंडू नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और जैसे मुनीर बख्तर साहब के शौक़ और ख्वाहिशात जो हैं उसको आपको दरगुजर करना पड़ेगा। उनको मेरे ख्याल से उनकी उम्र का, उनके ओहदे का थोड़ा सा मार्जिन आप दें कि वो खुद से समझ जाएं तो समझ जाएं, वरना जो है अगर चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर लिया कि मैं आइन के मुताबिक चलूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक चलाऊँगा, तो आने वाले के चीफ जस्टिस के पास भी रास्ते कम रह जाएंगे। माइंड व्हाट आई एम सेइंग। दूसरी बात यह है तो चीफ जस्टिस साहब का बड़ापन है कि उन्होंने कहा कल जाके हम फिर दरख्वास्त करेंगे उनसे कि आप आइए, बेंच का हिस्सा बनिए। और सारा कुछ जो है गलत हो रहा है। आप ये देखें, मैं इससे पहले एक मिसाल और दे दूं आपको। आज जो चीफ जस्टिस और अली जफ़र के दरमियान मुकालमा हुआ है वो मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो एक पटिशन लेके गए, चीफ जस्टिस साहब ने अली जफ़र साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि नज़र सानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है। तो हज़रत साहब ने जवाब दिया नहीं, कानून तो मौजूद नहीं है। तो फिर आपका दिमाग चल गया है जो आप वहाँ ये रिक्वेस्ट लेके गए हैं कि आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें। यार क्या तमस्खर उड़ रहा है यार, ये इतने बड़े बड़े वकील, इतने बड़े बड़े नाम उनके, अली जफ़र साहब का तो हम बहुत अदब करते हैं कि वो सीनियरिटी और सैनिटी दोनों के एतबार से बहुत सारे दीगर लोगों से बेहतर हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मजाक है। चीफ जस्टिस ने उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा उससे ऐसा कोई कानून मौजूद है, उनका ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू वेरी मच, और कोर्ट में कह के लगे। यार मुझे समझ में नहीं आती ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाना चाह रहे हैं। फिर जनाब जस्टिस जमाल मंजूर खेल साहब ने सवाल किया उनसे कि क्या जब तक कोई अदालत आर्डिनेंस मुअत्तल ना करे, यानी जो कानून बना दिया है गवर्नमेंट ने, वो जब तक कोई कोर्ट उठा के नहीं फेंकेगी उसके ऊपर अमल दरामद कैसे रोक सकते हैं आप। तो जवाब दिया उन्होंने कि हाँ उसके ऊपर तो नहीं रोका जा सकता। तो फिर आपने ये रिक्वेस्ट क्यों की है। एक अजीबो गरीब कड़मास है ना। असल में आदी हैं पिछली सुप्रीम कोर्ट के दो अदवार जो हैं जिनका मैं तज़किरा करते हुए अक्सर आपे से बाहर हो जाता हूँ, ये उसके आदी हैं कि जो पटिशन लेके जाओ, जो रिक्वेस्ट लेके जाओ, आईनी है गैर आईनी है, ठा मंजूरियाँ हो रही हैं, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है काम लेना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आ जाए जनाब, आप दूसरा मसला जो है। अच्छा बुखारी साहब, छोटी सी चीज़, अली ज़फ़र साहब की अभी आप स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने फुल कोर्ट पर जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके अलावा भी मुनीब अख्तर साहब का ख़त, फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी जो ख़त लिखा। तो बुखारी साहब ये जो जिस किस्म का ये आपस में ही जजेस के अंदर जो तनाव सामने आ रहा है, आपको नहीं लगता कि आगे जाके बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है? ये ख़तरनाक शक्ल नहीं, ख़तरनाक समेत बदसूरत शक्ल इख्तियार कर चुका है। माज़ी में हमने ये इतना डिवाइड नहीं देखा, इतना डिवाइड क्या, कभी भी डिवाइड नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ना कभी तकसीम हुई है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी सुप्रीम कोर्ट का खुद मजाक किस तरह से उड़ाया है। पूरी तारीख में कोई इसका हवाला नहीं है मौजूद, सदके चले जाएं इन सारे जजेस के। अब आगे आ जाएं जनाब। दूसरा केस ये है कि जी पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। 5 जजों ने मुतफिका फैसला दिया जनाब। ये अब आप मुझे ये बताइए कि जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको किस बेवकूफ़ ने ये मशवरा दिया था कि ये आपका काम है कि आप जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाएं। आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है। उनको भी उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इसकी तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नो वे दैट एनीबडी कैन इंटरफेयर इन इट। तो ये मैं अब इसका मातम और कितना करूँ। आप देखें ना, मैं बोलने लगा फिर तो कोई बात जो है वो इख्तियार से आगे बढ़ जाएगी। कोर्टों का हमें एहतराम ज़रूर है, लेकिन कोर्टों का एहतराम अगर जजेस खुद नहीं करेंगे तो आवाम से तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो इसका एहतराम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बुखारी साहब, ये खुल्लम खुल्ला जो इख्तियारात के खिलाफ वर्जी है, ये कब तक जारी रहेगी? इसका कोई एंड भी है? देखिए, इस वक्त हुकूमत ने और चीफ जस्टिस ने, मेरे ख्याल से दोनों का जो एक कॉमन पॉइंट है वो यही है कि भाई ये आइनी इदारे हैं, इनको आइन की रूह के मुताबिक चलाएं, अपना अपना काम करें, दूसरे का काम जो है ना। इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायलेमा क्या है, वो ये है कि हर शख्स दूसरे शख्स का काम बेहतर जानता है, अपना नहीं आता उसको, या अपना वो करना नहीं चाहता। तो भाई आप अपना अपना काम करें ना। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो 70,000 केसेस पेंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में,
आपने सियासी केस मुकदमात का फैसला करने से फुर्सत ही नहीं मिली आपको। वो जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है वो रो रहे हैं, उनके दादे ने केस किया था, पोता लड़ रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जजेस खुद से अपने इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाएंगे तो फिर अवाम को और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जजेस को यकीनन अपनी पोजीशन और अपने इख्तियारात को देखना होगा, फिर ही शायद आगे जाके कुछ चेंज आ सके। हुकूमत पंजाब ने करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। बुखारी साहब, अब ये जो करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जाएंगी सेक्रेटरीज़ के लिए, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? इसको मैं ना सिर्फ ये कि बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ, बल्कि मैं इसकी लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि शदीद तीन अल्फाज में मजम्मत कैसे हो सकती है। जी। एक तरफ कशकोल उठाया हुआ है IMF के आगे लेटे हुई है पूरी कौम, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे हैं, और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, और दूसरी तरफ अयाशियों का ये हाल है। ये मैं मुतालबा करता हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से चीफ मिनिस्टर पंजाब से जी। कि आपके सारे दावे अपनी जगह, आप जितना काम कर रही हैं वो एक दूसरी जगह, बिल्कुल, लेकिन आपकी आंखों के नीचे जो कुछ ये हो रहा है इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। हम सिर्फ उस्मान बुज़दार को इनकॉम्पिटेंस की गाली नहीं दे सकते, उसके नीचे भी इसी तरह गलत फैसले होते थे ना। तो ये याशी क्या, अगर ये इनएविटेबल है तो वाई लग्जरी कारें, और यहाँ मुल्क में जो बनती हैं गाड़ियाँ, इनको ख़रीदने के लिए मुझे याद है अच्छी तरह से मोहम्मद खान जुनेजो साहब, अल्लाह ताला उनको करवट जनरल नसीब करे, उसने 20वें 21वें ग्रेड तक के बंदों को FX में बिठा दिया था, सुजुकी FX में। उसने कहा था इससे बड़ी गाड़ी जो है सरकारी बंदे को अलाउ नहीं है, और ये उसके पूरे दौर में जितनी देर वो प्राइम मिनिस्टर रहे उसने इसके ऊपर अमल करवाया। तो ये तो मुझे तो देख के मेरा दिल इतना दुखा है, और मुझे इस कदर नफरत है इस पूरी अप्रोच से कि आप इतने कसमपुरसी के हालात में, जब इकॉनमी आपके काबू में नहीं है, जब गरीब आदमी जो है उसको आप टैक्स लगा लगा के तबाह बर्बाद कर रहे हैं। टैक्स इसलिए लगा रहे हैं आप इनको कि इन लोगों को ये लग्जरी गाड़ियाँ दी जाएँ। शी शुड टेक इमीडिएट नोटिस, दिस मस्ट बी कैंसल। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 61 करोड़ 24,75,000 रुपए की लागत की लग्जरी गाड़ियां, सूबाई वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए अलग से 20 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 30 लग्जरी गाड़ियां भी देखिए ना, जब आप एक के लिए इतनी बड़ी अप्रूवल देंगे कि ये इतनी गाड़ियां मंगा लो, तो बाकी के मुतल्लिका महकमे जो है उन्होंने कहा, वो एक मिसाल देते होते हैं कभी कभी कि एक मरासी ने एक शख्स से पूछा सड़क पर बैठा हुआ था, उसने क्या पे करने हो, यानी क्या कर रहे हैं, उसके लुचियाँ पे तलने हैं, उसके फिर साड़ा भी लुची तलो। ये मतलब बिल्कुल इसी तरह है ना कि ऐसे लगता है जैसे यानी बांटी जा रही, खैरात बांटी जा रही है, तो बाकियों ने कहा हम भी दो। यार ये खुदा के वास्ते, इज़ दैट हाउ द गवर्नमेंट्स आर रन? भाई जो खर्चा बचाया जा सकता है बचाएं ना। क्यों नई गाड़ियाँ, क्या आपने नए उद्योग तख्लीक किए हैं? अगर उनके पास पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं तो चलाएं ना उनको। जो आपका कारों का पूल है उसमें से दें ना उनको गाड़ियाँ। ये 200 300 गाड़ियाँ खड़ी करके पार्क करके जो आप बैठे हैं, और ऊपर से नई गाड़ियाँ, मेरा नहीं ख्याल, मैं मार्जिन दूंगा कि मरियम नवाज साहिबा को ये इल्म में होगा उनके कि ये इतना बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर ये उनके इल्म में है तो हमारा एहतजाज उनके खिलाफ भी है, और अगर उनके इल्म में नहीं है तो फिलफौर इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके बगैर ये मामला आगे बढ़ाना जो है, मेरे ख्याल से पंजाब के अवाम के साथ भी ज़्यादती है। उनके टैक्स की मनी जो है उसको इस तरीके से लुटाना जो है। सब IMF के रडार पे ऐसी चीजें नहीं आती, ये जो इस किस्म के जो लग्जरी गाड़ियां जो और हमारे ऊपर कंडीशनैलिटीज के नाम पर कॉमोफ्लेज की जाती हैं बातें, वो सारी यही है ना। वो ये सारी चीजें पॉइंट आउट करते हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया आपने इतनी सब्सिडीज क्यों दी हुई हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया उन्होंने आपने 14 रुपए बिल, वो ठीक है गरीब आदमी का फायदा हो गया उसमें, लेकिन वो इसी किस्म की बातों में कीड़े निकाल के और हमें कहते हैं कि हमें गवर्नेंस नहीं आती। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैड गवर्नेंस, दिस शुड नॉट बी अलाउड। आई एम डिमांडिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम दैट चीफ मिनिस्टर साहिबा टेक क्विक एक्शन। IMF क्यों नहीं एक्शन लेता इस चीज़ पे? नहीं, IMF डायरेक्टली तो अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ पंजाब हुकूमत की इदारों को प्राइवेट करने के हवाले से भी बातचीत चल रही है कि तमाम इदारे प्राइवेट कर देंगे, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। फिर टैक्सेशन सिस्टम भी इन्होंने कर दिया है अपग्रेड, टैक्स बढ़ गए हैं लोगों पे, फिर लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और फिर एक तरफ ये लग्जरीज, तो ये दोहरा मयार नहीं है? देखिए, एक बात तो ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को आप ढंग से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें जी, तो उसमें कहीं ये नहीं होता कि आप बेरोज़गारी को फ़रोग दें या लोगों को ये जॉब ख़त्म कर दें।
जब आप किसी चीज़ को निजकारी करते हैं तो एक तो ये कि जो ख़रीदार है उसका वो एश्योरिटी देता है कि इतने % एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनको रिटेन करेगा, और दूसरा ये कि जो लोग फारग होते हैं उनको फिर हुकूमत जॉब देती है अल्टरनेट। तो ये ऐसे नहीं है, हवा में नहीं है कि आपने सौदा घर के बर्तन बेच दिए और जो वो बर्तन जिसमें खाने वाले लोग थे उनका कोई वाली वारस नहीं, ऐसे नहीं होता। पॉलिसीज़ जब बनती हैं तो उसके अंदर प्रोविजंस रखी जाती हैं। तो लेकिन फिर वही बात है, घर के बर्तन बेच के इकॉनमी चलाना इज़ नो विजडम। बिल्कुल। अगर आप वो कर रहे हैं कि चूँकि नुकसान हो रहा है तो फिर यू मेक देम प्रॉफिटेबल बाई प्राइवेटाइजिंग देम, फाइन, बट डोंट लेट पीपल बी जॉबलेस। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत को यकीनन अपने इस फैसले को अगेन रिविजिट करने की ज़रूरत है। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां ख़रीदने का जो हुकूमत ने फैसला किया है, अब देखना यह है कि गाड़ियां आखिर वाकई ख़रीदी जाती हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मरीम नवाज़ औरत कार्ड इस्तेमाल करती हैं। इस किस्म का इल्ज़ाम बुखारी साहब अली अमीन गंडापुर की जानिब से आना ये शर्मनाक नहीं है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जिस किस्म की बदज़बानी वो करते हैं, जिसका मुजाहरा उन्होंने पेशावर के जलसे में किया, फिर लाहौर से वापसी के रास्ते में किया और अब फिर कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा है कि हमने बानी पीटीआई को बाहर नहीं आने देना, क्योंकि वो बाहर आ जाएंगे तो हमारी चौधराहटें ख़त्म हो जाएंगी ना। देखें ना, आप सोचें ज़रा कि खान साहब बाहर हैं, वो आर दे, इनको कोई जानता नहीं था उनके पीछे, ज़ाहिर है। तो इसलिए वो ऐसे ऐसे हालात पैदा करेंगे कि खान साहब को कोई बाहर ना आने दे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये बदजुबानी जो है ये तरबियत का असर होता है। ये हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो आपकी तरबियत होती है, जिस तरीके से औरत के बारे में आप बात करते हैं, जब आप घुंघरू बारात ढोल लेके आएंगे, जब नोट रखा मेरा मूड बने कहेंगे, तो ये आपकी तरबियत का अक्स है। ये आपकी ग्रोथ कैसे हुई है ये उसका है। दूसरी बात ये कि आप उन्हें कह रहे हैं कि जनाब आप ही वाहद खातून नहीं है। भाई, खातून की इज़्ज़त करना तो लगता है आपने सीखा ही नहीं है। आपको क्या पता है कि खातून की इज़्ज़त क्या होती है। दूसरी बात ये कि आपने उनको मशवरा दिया है कि आप भी तो पंजाब में जलसे करती रही हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप KPK में करें ना जितने जलसे आपने करने हैं। आप तो हमलावर होने आते हैं दूसरे सूबे के ऊपर, सारा साजो सामान और इक्विपमेंट साथ लेके, ठीक है जी। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि वज़ीर आला साहब को ये इदराक होना चाहिए कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर कभी हमलावर नहीं होता दारुल खिलाफे पर। उन्हें पता होना चाहिए कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कभी हमलावर नहीं होता दूसरे सूबे के ऊपर। जब ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देखेंगे, जब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा होगा, तो आप मुझे बताइए, जिस तरीके से जो उस्मान बुज़दार साहब की नाअहलियाँ थी, जो उनकी करप्शन थी, खान साहब को वो ओन करनी पड़ी, इसी तरह से इनकी ये बदजुबानी जो है ये उनको ओन करनी पड़ रही है, इसलिए कि सब कुछ पार्टी के खाते में जा रहा है। ये सब कुछ के ऊपर अगर खान साहब नहीं टोकेंगे तो ये लगेगा कि ये उनकी आशीर्वाद से हो रहा है। तो इज़ दैट ए गुड थिंग? आई डोंट थिंक कि खान साहब की तरबियत इस तरह से हुई है कि वो औरत के बारे में इस तरह के जज्बात का इजहार की इजाज़त दें किसी दूसरे को, नहीं देनी चाहिए। और इन लोगों को चाहिए कि ये ख़ुद भी ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से इनके लीडर को शर्मिंदगी उठानी पड़े या इनकी पार्टी का नुकसान हो। बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर को हमने बारहा देखा है जिस तरह से औरत को टारगेट करते हैं, और उनकी पिछली तकरीर जो थी वो भी आपके और हमारे सामने है, जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की और औरतों को, सहाफ़ियों को, तमाम लोगों को टारगेट किया। वैसे तो बानी पीटीआई कहते हैं कि हम असूल की सियासत करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं असूल नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि फिर जेल से ही खान साहब ये कहते हैं कि आई ओन एवरी वर्ड ऑफ व्हाट अली अमीन गंडापुर हैज सेड। That's painful. बिल्कुल, यकीनन बानी पीटीआई अपनी ही किए हुए अल्फाज से अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर को बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो CM है एक सूबे के। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।